नमस्कार। अब बजट आने में चंद ही दिन बचे हैं। 2 साल के कोविड काल के बाद इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसलिए इस बजट में क्या हो सकता है, बजट से क्या उम्मीदें हैं लोगों की और क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से ये अपेक्षाएं पूरी करने की तैयारी में है सरकार, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज से हम लाए हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें सेक्टर वाइज बजट पर चर्चा होगी। और आज का सेगमेंट जो हमने चुना है वो हमारी शिक्षा के क्षेत्र से है, जिसमें हम उस सेक्टर के एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि बजट की बारीकियों को जान सकें, समझ सकें। तो आज के बजट खबर में चर्चा एजुकेशन सेक्टर के बजट पर। कोविड से अगर कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो वो था एजुकेशन का सेक्टर, शिक्षा का सेक्टर। खबर ये आ रही है कि सरकार इस बजट में इस सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार आत्मनिर्भर एजुकेशन सेक्टर के लिए एक अहम ऐलान कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा के क्षेत्र में करीब 40% तक आवंटन को बढ़ा सकती हैं। इस खबर को लेकर आए हैं समीर दीक्षित जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ राजेश सिंह भी हैं जिन्होंने लंबे समय तक बजट को बहुत पास से, बहुत करीब से कवर किया है और जो बजट की हर खबर की बारीकी को समझते हैं। और मीनल आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि सीईओ है गुरु क्यू की, जो शिक्षा जगत की ज़रूरतों को बहुत बेहतर तरीक़ों से समझती हैं। सबसे पहले समीर, हम आपके पास आएंगे, क्या खबर लाए हैं, क्योंकि कोविड से जिस तरीके से पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर जो आप कहते हैं एकदम हिल सा गया था, जो बुनियाद हिल गई थी, हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ चुके थे, अब वापस अब ऑफलाइन आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं सरकार की इस सेक्टर को फिर से रिवाइव करने के लिए? जी बिल्कुल, आज ही हम अपने सूत्रों से बात कर रहे थे अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए। तो इस बार का जो बजट है उसमें आप एक बात देखेंगे कि सरकार लॉन्ग टर्म विजन सेट करने की कोशिश करेगी, यानी कि बड़े ऐलान होंगे और वो ऐलान जो है वो रोड मैप की तरह भूमिका निभाएंगे कि किस तरीके से उस सेक्टर में अगले 4 या 5 साल में कैसी गति रहेगी और उसकी जो वो शेप लेगा अगले 4-5 सालों में वो कैसा रह सकता है। और यही कुछ खाका एजुकेशन सेक्टर को लेकर के भी सरकार ने तय किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार एजुकेशन सेक्टर को लेकर के जो बजट आवंटन है वो ज्यादा रखा जाएगा, यानी कि पिछले वित्त वर्ष में जो 92,000 करोड़ का जो बजट आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में रखा था वो इस बार तकरीबन 35% ज्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी और कुछ 1,30,000 करोड़ तक का बजट आवंटन इस बार हम शिक्षा के क्षेत्र के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये जो बढ़ोतरी सरकार कर रही है उसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ये NEP 2020 का सरकार ने जो ऐलान किया था उसको रोल आउट करना है। तो वो कैसे होगा, तो उसका रोड मैप भी इस बजट में उसका खाका सामने रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर, जैसे आपने बताया कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोविड काल में, उसमें आगे अगर इस तरीके की कोई चुनौती आती है तो एजुकेशन सेक्टर कैसे उस चुनौती को पार कर पाएगा, यानी कि डिजिटली कितना तैयार हम कर पाते हैं सेक्टर को, उस पर खर्च करने के लिए ये बजट में ऐलान किया जाएगा। किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कराई जा सकती हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर IT का या डिजिटल कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है और उसके लिए क्या कुछ बजट क्या रोड मैप रह सकता है। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें आने वाले समय में हम बजट में घोषणा देख सकते हैं। और एक तीसरी अहम बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐलान होते हैं लेकिन निवेश नहीं आता है। तो माना ही जा रहा है कि ये वाला जो बजट होगा इसमें निवेश के जो निवेशक होंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिवाइजेशन स्कीम का भी ऐलान किया जा सकता है। मसलन अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई पैसा लगाना चाहता है तो उस सरकार उसको इंसेंटिवाइज कर सकती है और ऐसी स्कीम की घोषणा इस बजट में की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करने की सरकार कोशिश करेगी और जो बजट एजुकेशन सेक्टर का रहेगा उसमें आवंटन जबरदस्त तरीके से इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर, आप बने रहिए हमारे साथ राजेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। राजेश सर, आपने सालों से बजट देखा है और आप इस सरकार का बजट भी शुरुआत से देखते आ रहे हैं। एजुकेशन पर अभी तक सरकार की पॉलिसी किस तरीके की रही है आपके हिसाब से, और क्या ये जो 35% का जो आवंटन जो बढ़ रहा है उसकी जो समीर बात कर रहे हैं, क्या ये आउट ऑफ द ब्लू है या आपको लग रहा है कि सरकार का बहुत समय से एक रोड मैप रहा है धीमे धीमे करके एजुकेशन सेक्टर पर फोकस बढ़ाने का? देखिए, एजुकेशन जो है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप देखिए तो
हमें याद है 1964-65 में कोठारी कमीशन बनाया गया था, जिसने रेकमेंड किया था कि एजुकेशन सेक्टर के लिए कम से कम 6% जीडीपी का एलोकेट होना चाहिए। और अगर आज भी देखिए तो एजुकेशन के लिए अभी तक भी 3-3.25% ही जीडीपी का जाता है। अगर आप सेंटर की बात कीजिए तो सेंटर तो अपने जीडीपी का 1% से भी कम एजुकेशन को देता है। अगर आप बात करें तो 0.7% या 0.6% के आसपास होता है। तो बहुत ही कम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बहुत कम एजुकेशन पे काम हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप देखिए इस सरकार के पिछले 2 सालों में हम देखिए, फर्स्ट टर्म में तो बहुत कम एजुकेशन पे खर्च किया गया था या दिया गया था, शिक्षा दिया गया था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है, उसे अगर इंप्लीमेंट करे ठीक से सरकार, तो शायद आगे जाके कुछ हो सकता है। जैसे सरकार का प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खोला जाए, मेडिकल कॉलेज खोले जाए, क्योंकि आज के दिन ये कोविड के टाइम में देखा गया है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। और अगर WHO के स्टैंडर्ड से देखें तो हम जितना चाहिए हमें उसका 1/3 भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। तो वो एक बड़ी चीज है। दूसरा, जैसा कि समीर बता रहे थे कि 1,30,000 करोड़ अनाउंस किया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। कि अगर आप 2018-19 की बात हम करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के करीब 4 लाख करोड़ का पूरा एलोकेशन था शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन सेंटर और स्टेट, बहुत सारे स्टेट उसको खर्च ही नहीं कर पाए, यानी स्कूल खुल नहीं पाए, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो इंप्लीमेंटेशन जो है वो दूसरी बड़ी चीज है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रा तो होनी ही है, वो उस पर खर्च होगा क्योंकि कोविड के बाद वो देखने को मिला है। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे FDI लाना, वो अगर आप बात कीजिए तो देखिए 2000 से लेकर 2020 तक के बीच में सिर्फ $3.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, जो कि बहुत ही मामूली रकम है और अपार यहाँ पे संभावना है। तो उसको अगर सरकार कुछ प्रोत्साहित करती है कि MIT आके यूनिवर्सिटी अपना खोले, हार्वर्ड अपना यूनिवर्सिटी इंडिया में खोले, तो शिक्षा का एजुकेशन स्तर बढ़ेगा और आगे कुछ काम होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करना है सरकार को, और ये 30 और 40% एजुकेशन बजट बढ़ाना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना, कैसे काम करे वो देखना होगा। अरे सर, आप बने रहिए हमारे साथ मीनल आनंद, CEO गुरुक्यू भी जुड़ चुकी हैं। मीनल, जैसे समीर ने बताया, राजेश सर ने बताया कि एक बहुत बड़ी जो सीख है वो मेडिकल सेक्टर में हमें मिली, क्योंकि हमारे पास हेल्थ वर्कर्स ही नहीं थे मौजूद। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ ही कि भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं कुछ दिन पहले करजत गया था, जो मुंबई से थोड़ा ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। और मैंने वहाँ पे किसी से पूछा कि आपके बच्चे की सरकारी एजुकेशन कैसे होती है, तो उसने कहा एक मैसेज आ जाता है, कोई क्लासेस तो अभी हो ही नहीं रही हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए खड़ा करने में डिजिटल का कितना बड़ा रोल रहेगा, इस पूरे आवंटन में कितना बड़ा एलोकेशन वहाँ होना चाहिए, उस ज़रूरत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे अभी राकेश जी ने बोला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को आगे जाके डिफाइन करेगा। जैसे हमने देखा है पैंडेमिक के टाइम सारा कुछ ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया। थोड़ा पैंडेमिक सबसाइड होने लगा तो हमने देखा कि दोबारा ऑफलाइन भी दोबारा सामने आ रहा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को लेकर अब ब्लेंडेड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल की एजुकेशन आगे बढ़ के चलेगी। तो अब आप हाइब्रिड मॉडल कैसे करोगे? अब जब आपके विलेजेस में, रूरल इंडिया में आपके पास इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होएगा हमारे नेशन में, तब आप हाई क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को कैसे प्रोवाइड करोगे? पहले तो हो गया आपका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पूरे कंट्री में होना चाहिए, ताकि बच्चे के पास इंटरनेट एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इंटरनेट एक्सेस हो। जब तक ये आप प्रोवाइड नहीं कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट, तब तक देयर विल ऑलवेज बी डिस्क्रिमिनेशन। एंड तब हमेशा जो एफ्लुएंट सोसाइटी से लोग हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, और ये बिल्कुल गलत है। सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में, वो एक्सपैंड होना चाहिए। स्मार्टफोन्स नहीं है। अभी आप कह रहे थे रूरल इंडिया में बच्चों की पढ़ाई ही नहीं हो रही, क्लासेस ही नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अब कोरोना के दौरान तो आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ सकते थे, आप ऑफलाइन पढ़ ही नहीं सकते थे। तो कितने बच्चे हैं जो रूरल इंडिया में जो बिना पढ़ाई के रह गए हैं, पूरे 1 साल 1.5 साल उन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी है, क्योंकि उनके पास ना टीचर था पढ़ाने वाला, ना उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनके पास इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो उनके तो 1.5-2 साल ऐसे ही गुजर गए हैं।
तो आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट जो हमारी गवर्नमेंट कर पाएगी एजुकेशन सेक्टर में वो होगा अपग्रेडेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, चाहे आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले लो, अपस्किलिंग ले लो, इनकी इंप्लीमेंटेशन। जैसे राकेश जी ने बोला, बजट तो हम बना लेते हैं लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कितने सालों से हम कह रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, अभी भी आप जाओ विलेजेस में जाइए, रूरल इंडिया में जाइए, आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी जाइए, वहां पे भी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है ठीक से। तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, वी नीड टू इंश्योर कि हमारे टीचर्स अच्छे से ट्रेंड है, वी नीड टू इंश्योर कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे कैटलिस्ट बने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम वो प्रगति नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। राजेश सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मीनल मैम ने भी कहा वो था डिस्क्रिमिनेशन। और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ता है और जो एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ता है, जो प्राइवेट स्कूल की फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी जा नहीं सकता वहाँ पर, और सरकारी स्कूल में एजुकेशन बहुत ख़राब है। और अगर आपकी नींव ही गलत पड़ जाती है तो उसके बाद आपको चाहे कॉलेजेस में या सरकारी कॉलेजेस जो आज IIT IIMs हैं उनमें आपको जाने के लिए जो आपकी नींव ही सही नहीं है, वो कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और एक और इसी में एक ब्लेंडेड सवाल है कि आपको लगता है कि क्योंकि अब चुनाव भी हैं 5 राज्यों में और आम आदमी पार्टी जो कि चुनावों में आ रही है वो एक सरकारी स्कूल को बेहतर करने के वादे के साथ आ रही है, और एक एग्जाम्पल वो कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में सेट किया, तो वो उसका भी आप एक इम्पैक्ट देखते हैं कहीं ना कहीं इस पूरे अनाउंसमेंट्स पे? बिल्कुल, वो सबसे जरूरी चीज वही है, सबसे बड़ा चीज है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो। जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा पे आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, आप जितना अभी खर्च कर रहे हैं दोगुनी से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। आपको अपस्किलिंग करने की जरूरत है। टीचर्स जो है वो हमारे पास क्वालिटी टीचर्स नहीं है। आप अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो आज भी हमारे देश में 6 लाख गांव है, उसमें सिर्फ 2 लाख गांव तक इंटरनेट की सुविधा है, बाकी के 4 लाख गांव में अभी भी इंटरनेट नहीं है। तो ब्रॉडबैंड की सुविधा बढ़ानी होगी, आपको गांव गांव तक पहुंचानी होगी, उन गांव में बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस देने की काम आपको करना होगा। साथ ही ऐसे टीचर चाहिए जो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू पढ़ा सके। गांव के बहुत सारे टीचर जो है वो अनस्किल्ड टीचर हैं, वो शायद डिजिटली बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत लंबा काम करना है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं तो हमारे पास टैलेंट गांव में भी है, लेकिन उन टैलेंट को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो शहर में या मेट्रो शहरों में बच्चों को मिलती है, और वो ज्यादा अच्छा करते हैं। आप देखिए, अगर आप IIT में जाइए तो आप देखेंगे कि 90% बच्चे IIT में जो है वो बड़े शहरों के या मेट्रो शहरों के ही बच्चे होते हैं। जो 10% छोटे शहरों से आ भी रहे हैं, कुछ अच्छे काम जैसे कि आपने सुना होगा सुपर 30 एक अभयानंद सिंह करके चला रहे हैं, वहां से कुछ बच्चे आते हैं। उन बच्चों में भी इंफीरियरिटी फीलिंग हो जाती है आके चल के IIT में आके, क्योंकि वो सारे हिंदी मीडियम के पढ़ के आते हैं और जितने भी बुक्स या टेक्निकल एजुकेशन के जर्नल्स मिलते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो उनको वहां एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन वहां जाके प्रॉब्लम होता है। तो बहुत डिफरेंट स्टेजेस पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, और वो एक लंबा प्रोसेस है और सरकार को इसको बहुत सीरियसली करना होगा। चलिए हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले साल का जो एजुकेशन बजट था वो कैसा था, क्योंकि शिक्षा पर असर पड़ा था और उसका असर हमें बजट पे भी दिखा था। जहां 2 साल पहले शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ के आंकड़ा पार करने जा रहा था, पिछले बजट में वो घट गया था। एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। कोरोना के चलते स्कूली पढ़ाई लिखाई घरों में कैद हो गई थी और बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ा। क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, इसलिए पिछली बार के बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुछ ज्यादा नहीं निकला, बल्कि बजट घट गया। साल 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,311 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन कोरोना के चलते बाद में इसे 85,000 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया। वहीं पिछले बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 8,100 करोड़ रुपए अधिक था, जिसमें स्कूली विभाग को 54,873 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि उससे पहले बजट में 59,845 करोड़ रुपए था। जबकि उच्च शिक्षा विभाग को इस बार 38,350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पहले के बजट में 39,466 करोड़ रुपए के आसपास था। बजट में स्कूली शिक्षा योजना समग्र शिक्षा अभियान को 31,050 करोड़ रुपए दिए गए, जो पहले बजट में 38,750 करोड़ रुपए था।
वहीं केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवंटन बढ़कर 6,800 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालयों के लिए आवंटन 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि मिड डे मील योजना का बजट बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए किया गया है। स्कूलों में सुधार को लेकर बजट में 15,000 से ज्यादा विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का ऐलान किया गया। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई, जबकि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने का ऐलान किया गया। इस बजट में यह भी ऐलान हुआ कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत 3,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए सहयोगपूर्ण अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर भी बजट में जोर दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने रिसर्च के क्षेत्र में विकास के लिए 2019 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसके लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया था। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए समीर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपके कान जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक खबर आपको मिलती रहती है। यहाँ पे कहानी एजुकेशन सेक्टर की जो है वो है एक अनार 100 बीमार। आपको डिजिटल भी देखना है, आपको जो बेसिक ब्रिक एंड मॉर्टर है उसको भी बेहतर करना है सरकारी स्कूलों में, और उसके बाद बात आती है हायर एजुकेशन की, मेडिकल कॉलेजेस की, IITs की और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी। इस समय आपके हिसाब से सरकार का फोकस किस साइड पे ज़्यादा रहने वाला है इस बजट में? और मिनल मैं आपके पास आऊँगा इसी सवाल के एक फॉलोअप को लेकर। समीर जी देखिए, सरकार की इस वक्त कोशिश यही है कि बजट को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करने की उसकी कोशिश रहेगी, और जो बजट में आप साफ तौर पे देखेंगे झलकेगी भी। दरअसल जिस तरीके से हेल्थ में सरकार ने ये कोशिश करी है कि हर बड़े राज्य में, हर जिले में एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना की जाए, लगभग वैसा ही सरकार ये विजन सेट करना चाहती है कि राज्यों में बेहतर स्कूली व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटीज का गठन किया जाए और जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें बेहतर सुधार लेकर के आया जाए। तो डिजिटल पर जोर तो है ही, लेकिन मौजूदा जो शिक्षा का ढांचा है उसमें और किस तरीके से सुधार हो सकता है, उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पैसा खर्च किया जाए और उसमें साथ ही साथ निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। तो इन दोनों ही बातों को लेकर के बजट में आप देख सकते हैं कि उसका ऐलान होगा। और दूसरी बात यह कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को जो है वो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वो लागू कैसे होगी और उसका लाभ बच्चों को कैसे मिलेगा, तो उसका भी एक टोन इस बजट में सेट करने की कोशिश की जाएगी। और एक अहम बात यह है कि चूंकि ये बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब 5 राज्यों में चुनाव है, तो सरकार की कोशिश ये भी होगी कि जो चुनावी राज्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा जा सकता है। जी मिनल मैम, इसी सवाल को लेकर आपके पास आता हूँ। समीर एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं और बात करेंगे सरकार एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करना चाहती है। आपके हिसाब से क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए सरकार की इस लॉन्ग टर्म विजन में? मिनल मैम, शायद तक आपका जो वो आपका साउंड म्यूट है, अगर आप उसको हटा दें म्यूट से तो। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो आई थिंक जो अभी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो इस बजट के दौरान उनको फाउंडेशन से लोगों का, बच्चों का बेसिक सेट करना चाहिए। फ्रॉम जो बच्चे हैं आपके विलेजेस से हैं, जो आपके रूरल इंडिया से हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, उनको एक्सेस देना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का। उनकी फाउंडेशन हम सेट करेंगे तो आगे जाके हायर एजुकेशन में भी उनको बहुत लाभ होगा, बहुत बेनिफिट होगा। अगर उनका फाउंडेशन ही सेट नहीं होगा तो उनकी हायर एजुकेशन में, अगर वो विलेजेस को छोड़ के, रूरल इंडिया को छोड़ के अगर IITs वगैरह में आते भी हैं, जैसे आपने बोला उनकी डिस्पैरिटी होती है, उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, उनको ऐसे लगता है जैसे वो वहां बिलोंग नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हट जाएंगी। तभी ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है पिछले साल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर विलेज में, हमारे हर रूरल इंडिया के सेक्शन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हमारे बच्चों के बेसिक सेट नहीं होंगे, उनके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे, उनके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे,
तब तक हायर एजुकेशन में भी हम डिफरेंस नहीं देख पाएंगे और अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन मेट्रोज एंड टियर 1 एंड टियर 2 और रूरल इंडिया, और ये सारा जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में, ये खत्म होना चाहिए। बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन बच्चे को सिटी में मिल रही है वो एजुकेशन बच्चे को विलेज में भी मिलनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है अगर हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको वाइड स्प्रेडली इंप्लीमेंट किया जाए। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, ये बहुत ध्यान से ओवर टाइम की जाए, ना कि जल्दी जल्दी में की जाए, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के स्कूल्स में इंप्लीमेंट करनी है। आप स्किल डेवलपमेंट को भी आपको साथ करनी पड़ेगी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी साथ करने पड़ेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ धीरे धीरे करके साथ में करना पड़ेगा, एक एक चीज करने से नहीं होगा। ये सब कुछ साथ मिलके करेंगी गवर्नमेंट, सारे एफर्ट्स लगाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलके करना पड़ेगा। जैसे कर्नाटका ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना। इट वाज द फर्स्ट स्टेट दैट हैज स्टार्टेड अडॉप्शन, पर बाकी स्टेट्स ने अभी अडॉप्ट नहीं किया है। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों मिलके करना है और मेक श्योर करना है कि सबको सेम एक्सेस मिले एजुकेशन का और कोई डिस्पैरिटी ना हो बेस्ड ऑन स्टेट्स या बेस्ड ऑन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या बेस्ड ऑन कहां वो लोकेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिल मैम, राजेश सर, समीर, लगातार हमारे साथ ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आने के लिए। हमारे पास इस डिस्कशन के लिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज़ादी के बाद देश का पहला बजट कैसा हुआ होगा। इंतज़ार सबको बेसब्री से था, क्योंकि अब यहाँ देश के विकास की सोच को ज़मीन पर उतारना था। अब हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में देश की बागडोर थी, लेकिन चुनौतियाँ भी भरपूर थीं। लेकिन ऐतिहासिक पलों के साथ बजट पेश हुआ तो इतिहास में भी दर्ज हुआ। क्या था, कैसा था देश का पहला बजट, आइए देखते हैं। पलों के साथ बजट पेश हुआ तो इतिहास में भी दर्ज हुआ। 15 अगस्त को देश की आजादी का सूरज उगा तो 3 महीने बाद सरकार ने पहला बजट पेश किया। बजट की ये पोथी आने वाले भारत की कल की कहानी रचने वाली थी। इस बजट में रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य था 172 करोड़ रुपए के आसपास और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था करीब 24.5 करोड़ रुपए। और आज की तारीख में देश का बजट लाखों करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। इस बजट में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि भारत और पाकिस्तान सितंबर 1948 तक एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो षणमुखम शेट्टी अर्थशास्त्र और न्याय शास्त्र के जानकार थे, लेकिन उनकी एक लापरवाही से इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री की कुर्सी चली गई थी। दरअसल शेट्टी से कुछ गलती हो गई और बजट का कुछ हिस्सा लीक हो गया। इसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारों ने बजट पेश होने से पहले ही टैक्स से जुड़ी सारी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। इसके बाद इंग्लैंड के वित्त मंत्री ह्यूज डॉल्टन को इस्तीफा देना पड़ गया था। वैसे ब्रिटिश काल में भी बजट शाम 5 बजे ही पेश किया जाता था। तब से शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा बन गई, जो 1999 तक चली। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। तब से बजट 11 बजे संसद में पेश किया जाने लगा। पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। 2017 तक फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से मोदी सरकार 1 फरवरी या पहले कामकाजी दिन बजट पेश करने लगी। इसके अलावा 2017 से ही रेल बजट और आम बजट को भी एक साथ कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए, स्वदेश खबर के इस एडिशन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों